नमस्कार दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री के कड़ी में हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। किस तरीके से ये भारत में आए और अपने आप को पूरा स्थापित किए, पूरा राज किए 200 वर्षों तक, 300 वर्षों तक, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम आपको विश्व इतिहास की तरफ ले जाते हैं। 1588 ईस्वी में एक बहुत बड़ी आपकी लड़ाई एक तरफ से होती है, स्पेनिश आर्माडा। स्पेनिश आर्माडा क्या है? ये एक वहाँ का नेवी फ्लीट है, नेवल फ्लीट। सबसे बड़ा सैन्य एक मतलब एक तरफ से क्या बोलते हैं, नेवी सैन्य फ्लीट जो कहा जाता है वो इनका स्पेनिश आर्माडा कहलाता है। तो इनकी जो लड़ाई हो रही थी ब्रिटेन के साथ हो रही थी, और जो अंग्रेज होते हैं, जो ब्रिटिश होते हैं, वो इस पे मतलब जीत लेते हैं, इससे जीत जाते हैं। क्वीन एलिजाबेथ की लड़ाई हो रही थी एक तरफ से स्पेन के साथ, और अंग्रेज जो है स्पेनिश आर्माडा को, वहाँ की जो सबसे बड़ी जो नेवी फ्लीट थी, नेवल फ्लीट, उसको हरा देते हैं। उसके बाद अंग्रेज़ों में क्या होता है कि एक उत्साह जागृत हो जाता है कि हम लोग भी अब समुद्र के बादशाह बन सकते हैं, और उनके अंदर भी एक तीव्र इच्छा जागृत होती है कि हम लोग भी अब क्योंकि ये देख रहे थे कि आसपास पुर्तगाल हो गया, नीदरलैंड हो गया, ये लोग ईस्ट कंट्रीज़ की तरफ जाके ट्रेड कर रहे हैं, काफ़ी ह्यूज प्रॉफिट पा रहे हैं। तो ये क्या करते हैं कि 1599 ईस्वी में 1599 ईस्वी में जो इंग्लिश मर्चेंट्स थे, ये अपना आपको क्या कहते थे? मर्चेंट एडवेंचरर्स। इन्होंने क्या किया कि एक कंपनी का फॉर्मेशन किया। जब कंपनी का फॉर्मेशन किए तो इसमें क्वीन एलिजाबेथ जो वहाँ की महारानी थी, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ये भी उसकी शेयर होल्डर बनी। ये क्या किए? एक कंपनी फॉर्मेशन की, और इसके शेयर होल्डर बनी क्वीन एलिजाबेथ प्रथम। ठीक। जो कंपनी फॉर्मेशन किए उस कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी ही था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी नाम बाद में पड़ा। उस टाइम इस कंपनी का जो नाम पड़ा आपका, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। इस तरीके से ये कंपनी का फॉर्मेशन किया गया। इनिशियली जब ये कंपनी का फॉर्मेशन हुआ तो इस कंपनी को 15 साल के लिए एक अधिकार दिया गया, जो भी ट्रेडिंग राइट्स थे ईस्ट की तरफ। अब क्या होता है कि ये 1600 ईस्वी की बात है देखा जाए तो, और उस टाइम क्या होता है कि अब इंडिया में कौन राजा थे उस समय? इंडिया में एलिजाबेथ के समकालीन यहाँ पे जो भारत के राजा थे, अकबर थे, आगरा में बैठे हुए थे, मेन शासक यहीं थे। 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम जो है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो
अब क्या होता है कि इंग्लैंड के जो राजा होते हैं जेम्स प्रथम बन जाते हैं राजा, किंग बन जाते हैं वहाँ पे आपके। तब क्या होता है कि ये अब यहाँ से ये क्या करते हैं कि अपने जो राजदूत को भेजते हैं, जो राजदूत का नाम रहता है एम्बेसडर कैप्टन विलियम हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस भी बोल दीजिए, कोई बात नहीं। कैप्टन हॉकिंस को एक लेटर देके भेजते हैं। लेटर किसके नाम पे होता है? अकबर के नाम पे होता है, लेकिन अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 ईस्वी में। तो कैप्टन हॉकिंस 1609 ईस्वी में जहांगीर के कोर्ट में, जब वहाँ पे मुग़ल कोर्ट में पहुँचते हैं आगरा, तो वहाँ पे जहांगीर मेन जो वहाँ के राजा थे, मेन मुग़ल शासक थे, आगरा के कोर्ट में बैठे रहते हैं, मुग़ल कोर्ट में, और ये लेटर ले जाते हैं अकबर के नाम का। उसमें ये लिखा रहता है कि हमें इंडिया में ट्रेडिंग राइट करने दिया जाए। इनिशियली जहांगीर जो है कैप्टन हॉकिंस को अलाउ करते हैं। ये सूरत के पोर्ट पे आते हैं, जिस जहाज़ से आते हैं उसका नाम हेक्टर रहता है। ये मैंने पोर्टुगीज़ के क्लास में, वीडियो में मैंने आपको बताया है, एक बार पढ़ लीजिएगा। इनको आने से कई पुर्तगाली जो हो रोकते भी हैं, कई जगह मारने की कोशिश भी करते हैं किसी तरह, लेकिन ये फाइनली जहांगीर के कोर्ट में पहुंच ही जाते हैं, उनके दरबार पे। और इनकी एक खासियत रहती है कि इनको ये मल्टीलिंगुअल रहते हैं, इक्वालिटी रहती है, मल्टीलिंगुअल होते हैं। इनको तुर्की, फारसी, इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से आती है। ये 3 भाषा इनको बहुत अच्छी तरह से आती है। इससे जहांगीर इतने इम्प्रेस्ड होते हैं कि इनिशियली ये सूरत में ट्रेडिंग राइट्स करने के लिए उनको एक अनुमति दे देते हैं कि हाँ, आप ट्रेडिंग कीजिए, वहाँ पे कोठी बनाइए। कोठी बनाने का काम शुरू भी कर देते हैं विलियम हॉकिंस, लेकिन पुर्तगाली जो है बाद में कन्विंस करने में जहांगीर को सफल हो जाते हैं, और इनका एक तरफ से मना कर दिया जाता है कि आपको अभी ट्रेडिंग नहीं करना है। ट्रेडिंग राइट्स जो दिया रहता है वो टर्मिनेट कर दिया जाता है। जहांगीर इनसे इतना मतलब इम्प्रेस्ड रहते हैं कि इनको मनसबदार देते हैं, एक तरफ से 400 मनसबदार देते हैं। मनसबदार क्या होता है कि एक तरफ से कुछ एक पद, एक पोस्ट दिया जाता है, जिसमें यहाँ से या तो आपको मनसबदार, या तो आपको कैश दिया जाएगा, या फिर कुछ गांव, 2-4 गांव आपको दे दी जाएंगी, जागीर जिसे कहा जाता है। वहाँ पे आप टैक्स वगैरह कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। इसके बदले में जिसको दिया जाता था उनको भी सर्विस प्रोवाइड करना पड़ता था एज ए रिटर्न सर्विस। यहाँ पे ये था कि ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है मनसब का, ये अरब से लेके आए थे जहांगीर, वहाँ का कॉन्सेप्ट है। तो उसके बदले में एज ए रिटर्न जो यहाँ के लोग देते थे मनसब के बदले में, बेसिकली आर्मी सर्विस प्रोवाइड करते थे। लेकिन कैप्टन हॉकिंस को बोला गया था कि आप भाषा में काफ़ी वेल वर्स्ड हैं, तो आप एक तरफ से ट्रांसलेटर की तरह काम करिए। और कैप्टन हॉकिंस को मारने का कई बार प्लान किया जाता है। तो फाइनली ये 1611 में वापस ये चले जाते हैं, नवंबर महीने में। लेकिन इससे पहले एक काम ये करते हैं कि आंध्रा के जो, और आंध्रा और तमिलनाडु का जो बॉर्डर है आपका, मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में ये एक अपनी छोटी सी वहाँ पे कहा जाए तो एक फैक्ट्री छोटी सी बनाते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। और वहाँ से ये अपना ट्रेडिंग, अपना जो भी बिजनेस होता है ये शुरुआत करते हैं एक तरफ से। कैप्टन हॉकिंस वापस चले गए। अब क्या होता है कि 1612 ईस्वी में आपके कैप्टन बेस्ट आते हैं, कैप्टन थॉमस बेस्ट। वो जब आते हैं, आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा पुर्तगालियों का जो मैंने बनाया है, पोर्टुगीज इन इंडिया का। तो अपने 2 जहाज़ के साथ आते हैं, ओसियंडर और ड्रैगन आते हैं। तो उनको भी रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन कैप्टन बेस्ट जो होते हैं पुर्तगालियों को हरा देते हैं। 1612 में कैप्टन थॉमस बेस्ट आते हैं।
ये क्या करते हैं, पुर्तगालियों को सूरत कोस्ट पे हरा देते हैं। इनके 2 जहाज रहते हैं, ओसियंडर और ड्रैगन, ये याद रखिएगा, बस ज़्यादा नहीं है, कुछ चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। इससे जहांगीर इम्प्रेस्ड होते हैं। और 1613 ईस्वी में सूरत में फिर से ट्रेडिंग राइट्स इनको दे दिया जाता है कि अपना ट्रेडिंग कीजिए, कोठी बनाइए, जो करना कीजिए। सूरत उस टाइम मेन आपका एक तरफ से कहा जाए तो बिजनेस का सेंटर था कोस्टल एरियाज़ में। बाद में बॉम्बे अब जाके हो गया, वो भी कैसे हुआ इसकी भी एक स्टोरी है जो मैं इसी वीडियोज़ में बनाऊंगा। ये करीब काफ़ी लंबा वीडियो जाएगा, कम से कम 4-5 वीडियो जाएंगे, क्योंकि इतने साल तक राज भी इन्होंने किया। तो फाइनली क्या होता है कि 1613 ईस्वी में इनको सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए दिया जाता है, उस थॉमस एल्डवर्थ के नेतृत्व में। अब क्या होता है कि 1615 ईस्वी में जो सर थॉमस रो आते हैं, फिर ये एक तरफ से एज एन एम्बेसडर भेजा जाता है, और ये 4 साल तक जहांगीर के कोर्ट में रहते हैं। 1619 ईस्वी में ये रिटर्न बैक करते हैं। ये हो गया आपका सर थॉमस रो आते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि ये काफ़ी कन्विंस करते हैं जहांगीर को कि उन्हें परमिशन दिया जाए। कॉमर्शियल जो भी परमिशन होते हैं, ट्रीटीज़ होते हैं, इसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं जहांगीर को, लेकिन फाइनली कॉमर्शियल ट्रीटी में तो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। लेकिन बहुत सारे प्रिविलेजेस इनको मिल जाती है, बहुत सारी सहूलियत इनको मिल जाती है। क्या मिलती है? अहमदाबाद में, आगरा में और भरूच में। अहमदाबाद भरूच आपका गुजरात में है, आगरा आपका उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे आपका मुग़ल मेन आपका कोर्ट था, मुग़ल जो दरबार यहीं बैठता था। तो यहाँ पे इनको एक अथॉरिटी मिल जाती है कि आप यहाँ पे अपना परमिशन, आप अपना फैक्ट्री बना सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका। इसी कड़ी में एक चीज़ और होता है कि 1632 ईस्वी में जो गोलकुंडा के सुल्तान होते हैं, ये क्या करते हैं, 500 पगोडा क्या है? डच जो है पुलिकैट में एक आपका जो उनका गोल्डरिया किला जो बनाए थे, आप डचों का वीडियो देख लीजिएगा। तो वहाँ पे सोने के सिक्के जो प्रोड्यूस करने के अपना एक फैक्ट्री बनाए थे गोल्डरिया किला में, और वो सोने के जो गोल्डन कॉइन, जो गोल्ड कॉइन्स थे, उसको ये लीगलाइज कर लिए रहते उस टाइम। तो ये पगोडा जो होता है उसी को कहा जाता है गोल्ड कॉइन्स, डचों का। ठीक, तो ये 500 पगोडा पे जो गोलकुंडा के सुल्तान हैं, ये ब्रिटिशर्स को इनको एक अथॉरिटी देते थे कि आप 500 पगोडा पर ईयर दीजिए, और आप जो हमारे जितने भी हमारे कोस्टल जो हमारे एरियाज़ हैं, वहाँ पे आप अपना जो भी ट्रेडिंग राइट्स, अपना जो भी ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ सारे दे दिए जाते हैं, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 1632 ईस्वी में। अब क्या होता है कि 1639 ईस्वी में आ जाइए, क्योंकि मसूलीपट्टनम में तो अपना ये बिजनेस स्टार्ट कर ही दिए थे 1611 ईस्वी में। तो 1639 ईस्वी में क्या होता है, चंद्रगिरी के जो राजा होते हैं, ये क्या करते हैं, वहाँ के एक ब्रिटिश मर्चेंट रहते हैं, क्योंकि मसूलीपट्टनम मेन इनका एक तरफ से हेडक्वार्टर रहता है।
तो उनके जो ब्रिटिश मर्चेंट होते हैं उनको एक अथॉरिटी देते हैं कि आप एक गांव दे देते हैं। गांव क्या देते हैं? गांव का नाम रहता है मद्रास। और चंद्रगिरी के राजा बोलते हैं कि आप 12,000 रुपया दीजिए और लीज पे आप ये मद्रास जो है ले लीजिए, यहाँ पे आप अपना फैक्ट्री बनाइए, आपको जो करना कीजिए, यहाँ से अपना ट्रेड कीजिए, बिजनेस कीजिए। तो फाइनली मद्रास में ये अपना एक फैक्ट्री बनाते हैं। फैक्ट्री का वहाँ पे फोर्ट बनाते हैं, अपना किला बनाते हैं, जो बाद में सेंट जॉर्ज फोर्ट के नाम से फेमस होता है, सेंट जॉर्ज फोर्ट। और फिर क्या करते हैं, मसूलीपट्टनम में जो हेड क्वार्टर होता है उसको हटा के मद्रास आपका मेन हेड क्वार्टर हो जाता है। बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी भी बनता है काफ़ी बड़ा, इसके बारे में हम धीरे धीरे बताएंगे आपका कैसे क्या होता है। तो ये हो गया आपका, ये ब्रिटिश मर्चेंट का नाम फ्रांसिस डे था। जो ब्रिटिश मर्चेंट आपका इनकी जो काउंसिल थी इनका नाम फ्रांसिस डे था। ये कन्विंस करते हैं चंद्रगिरी के राजा से, मद्रास जो होता है ये लीज पे ले लेते हैं और वहाँ पे इनको एक परमिशन मिल जाता है कि आप वहाँ पे अपना एक फोर्ट बना सकते हैं, फैक्ट्री बना सकते हैं। तो यहाँ से बेसिकली इंग्लिश जो अंग्रेज आए रहते हैं इनका मेन पर्पस रहता है टेक्सटाइल में ट्रेड करने का। टेक्सटाइल में ट्रेड करेंगे और स्पाइसेस में, इसी पर्पस से ये आते हैं। लेकिन धीरे धीरे फिर जितने भी आपके यूरोप से जो भी आपके बाहर से यूरोप के जितने भी आए इंडिया में, चाहे स्पेनिश आए चाहे पोर्टुगीज़ आए, जो भी आए उसमें अंग्रेजी सक्सेसफुल होते हैं इंडिया में, अपने आप को एक छत्र एक तरफ से पूरा कायम करते हैं। ऑल ओवर इंडिया रीजन में ये अपने आप को स्थापित करते हैं, कई सारे नीतियाँ लाते हैं, बहुत कुछ होता है। तो ये इसको आने वाले वीडियोस में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।